दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उस पर सुनवाई हुई। इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ के पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनी। बेंच में दूसरे जज जो थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने संसद से पारित कानूनों को संवैधानिकता को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस दौरान कई सारी दलीलें रखी गईं, कई सारे तर्क भी दिए गए पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी, मतलब सत्ता पक्ष और जो याचिका करता है उसकी तरफ से। क्या कुछ कहा गया सीजीआई की तरफ से भी पूरी वीडियो में आपको एक एक कर सब पॉइंट पर बताएंगे कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गईं। सीजीआई ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से एक बयान में ये भी कहा अपने टिप्पणी पर कि संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है। इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आ जाता, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। मतलब कि सबूत ढूंढ रहे हैं सीजीआई, सीधे तौर से अगर कहा जाए तो, कि ठोस मामले के बिना अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरी बात कि केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, वो पेश हुए और मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने एक अनुरोध किया, एक अनुरोध रखा, अपील रखा। अपील ये थी कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सिर्फ 3 मुद्दे तक ही इसे सीमित रखें। सवाल ये कि कौन कौन सा है 3 मुद्दा। तो 3 मुद्दा की अगर बात करें तो पहले नंबर पर था कि जिसमें कोर्ट यूजर और डीड्स द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्ड का अधिकार, इसमें पहला मुद्दा रखा गया। दूसरा मुद्दा ये रखा गया कि राज्य वक्फ बोर्डों और फिर केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी। और तीसरा मुद्दा ये रखा गया कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आने तक संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। तो ये जो 3 मुद्दा है, इस पर समझिए कि बहस क्या हुआ। पहले इस 3 मुद्दा को समझिए, उसके बाद जो तर्क वितर्क है वो भी आपको बताते हैं कि इस दौरान बहस में, तर्क में क्या कुछ हुआ। दलील में वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, इन्होंने केंद्र की दलील का विरोध किया और कहा कि महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती है। ये काफी सख्त चीज है और सेंसेशनल मामला है, तो इसमें टुकड़ों में सुनवाई की बात हो नहीं सकती। कुछ तर्क दिए गए, जैसे कपिल सिब्बल ने तर्क ये दिया कि संशोधित कानून संविधान के अनुच्छेद 25, जो कि यह अनुच्छेद धर्म का पालन, उसके अनुरूप आचरण करना और फिर धर्म का प्रचार करने के लिए जो अधिकार की गारंटी देता है, इसका उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे और ये संपूर्ण वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का मामला होगा। तो ये दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से पहले पॉइंट में रखा गया। अब दूसरे पॉइंट में जो समझते, दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की जो स्ट्रक्चर है, उसको लेकर दलीलें रखी गई कि क्या कुछ होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी बात करें तो वक्फ बाय कोर्ट आता है, वक्फ बाय यूजर समझिए या वक्फ बाय डीड समझिए। इन तीनों के द्वारा जो घोषित संपत्तियां हैं, उसको डी नोटिफाई करने की शक्ति, तर्क है कि जो पदेन सदस्य हैं उसको छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्य इन संस्थानों में होने चाहिए। मतलब गैर मुस्लिम सदस्य, मतलब हिंदू, इस पूरे जो कमेटी है उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आने तक संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। मतलब जब तक कलेक्टर, सवाल ये हुआ कि जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करेगा कि वक्फ घोषित की गई कोई संपत्ति सरकारी है या फिर नहीं, तो फिर जब तक जांच रिपोर्ट आने तक संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। मतलब कलेक्टर जब तक फाइनल मुहर न लगा दे तब तक वक्फ की संपत्ति ही रहेगी, इसे दूसरी चीज नहीं माना जाए। अब सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील में बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। बाबरी का जिक्र इसलिए किया, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता पर अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। तर्क ये दिया उन्होंने कि कहा कि ये कानूनी और संवैधानिक और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने वाला और फिर छीनने वाला है। जांच की कोई सीमा नहीं है
अब जब तक जांच रिपोर्ट नहीं सामने आएगी तब तक संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, और जब अल्लाह के नाम पर वक्फ संपत्ति दी जाती है तो फिर एक बार वक्फ हो गया तो फिर हमेशा के लिए वक्फ हो जाएगा। सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती है, मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संस्थाएं दान से चलती है। अब ये जो तर्क दिया गया कि मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सीजेआई बी आर गवई ने पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग बात है। मतलब उन्होंने जो तर्क दिया, अब जो तर्क है दोनों के बीच में, ये तर्क समझिए। कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट हैं और अभिषेक मनु सिंह भी, दोनों इसमें दलील दे रहे थे, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। यही वक्फ बाय यूजर है। और बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी, 1923 से लेकर 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए, और लेकिन इसके जो बुनियादी सिद्धांत है वो यहीं पर रह गया। दूसरी बात कि कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वक्फ को दान दी गई निजी संपत्तियों को केवल इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि इनके जो विवाद हैं, इन विवाद होने की अंदेशा है और शंका है, और इनके मालिकाना हक को लेकर विवाद है, और इस कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेट धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग नहीं कर सकता, और यदि कोई मस्जिद या फिर कब्रिस्तान है तो फिर स्टेट उसकी फंडिंग नहीं कर सकता है, और यह सब निजी संपत्ति के जो माध्यम से ही होना चाहिए। और अगर आप मस्जिद में आते हैं तो फिर वहां पर मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता, और उनके पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए नहीं होते। ये तर्क कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया। अब सीजेआई बी आर गवई ने कपिल सिब्बल की इस दलील पर ये कहा अपनी टिप्पणी में कि मैं भी दरगाह गया था, मैं भी चर्च में गया था, हर किसी के पास यह चढ़ावे का पैसा है, दरगाह हो या चर्च हो, सबके पास। सिब्बल ने कहा कि दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है, और इसमें दो अवधारणाएं हैं: उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बनाई गई संपत्तियां और फिर इनका समर्पण। ये दो धारणाएं इसमें मेन रूप से मानी गई। सीजीआई ने पूछ दिया कि क्या पहले के ये जो कानून है वो रजिस्टर्ड, इसमें रजिस्ट्री आवश्यकता है या नहीं। तो सिब्बल ने कहा कि हाँ बिल्कुल है, इसमें ये भी कहा गया था कि इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा। सीजीआई ने फिर सवाल पूछा कि सूचना के तौर पर हम ये पूछ रहे हैं, मतलब जानकारी के लिए, कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान अनिवार्य था या फिर सिर्फ ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। मतलब अनिवार्य था या फिर ऑर्डर दी गई थी, दोनों चीज। कपिल सिब्बल ने इसके दलील में जो सीजीआई ने पूछा उसमें कहा कि पुराने अधिनियमों में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब फिर शैल पे आ गया। सीजीआई ने कहा कि केवल शैल शब्द के प्रयोग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं करने पर परिणाम क्या होगा, इसका कोई प्रावधान था क्या। फिर कपिल सिब्बल ने दलील दी। उन्होंने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। वक्फ प्रॉपर्टी तो ठीक ठीक है, लेकिन वक्फ बाय यूजर में। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, मतलब इसमें भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। अदालत ने फिर पूछा तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 1954 से पहले जो यूजर करता है उनके द्वारा वक्फ का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं था। मतलब 1954 के बाद यह आवश्यकता हो गई, उससे पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। तो सिब्बल ने कहा कि इस बारे में कुछ भ्रम है, और यह जो है 1923 हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने कहा कि बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था, तो फिर इसलिए रजिस्ट्रेशन न कराने पर कुछ नहीं होने वाला था। ये दलीलें हो रही थी। इसके बीच में एक चीज और जो जिक्र किया गया, उसमें सीजीआई ने जो राइट टू वर्शिप और एएसआई पर भी सिब्बल से सवाल कर दिया। सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रॉपर्टी की वक्फ मान्यता ही खत्म हो जाती है तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूं। सीजीआई ने यह भी कहा कि मैं एक एएसआई संरक्षित मंदिर का दौरा किया, मैंने ये देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की घोषणा आपको प्रार्थना करने के लिए अधिकार छीन जाता है क्या। तो सिब्बल ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है तो इसका मतलब अब प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। मेरा मानना है कि प्रावधान जो अनुच्छेद 25 है उसका उल्लंघन है। न्यायालय के रिकॉर्ड पर लिया गया याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। नागरिकों से धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने का अधिकार छीन लिया गया है।
कुल मिलाकर ये जो दलीलें थी ये कोर्ट में रखी गई। उम्मीद करते हैं कि आपको सही लगी हो और जानकारी लगी हो अच्छी, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।